नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं ज़मीनी संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो कि ज़मीनी संबंधित जानकारियां बहुत कम लोगों के पास होता है। ज़मीन तो हर किसी के पास होता है, लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। हम आज का जो टॉपिक है मेरा वो दाखिल खारिज से संबंधित है। दाखिल खारिज पहले जो होता था 2018 से पहले, वो हमारा दाखिल खारिज ऑफलाइन था। उसमें क्या होता था कि हमने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया या फिर ज़मीन का जो रजिस्ट्री होता था वो चाहे वो विक्रय पत्र हो या दान पत्र हो या फिर बंटवारानामा हो, उसके लिए हम राजस्व कर्मचारी के कार्यालय चक्कर लगाते थे, है ना। और एक बार नहीं कई बार चक्कर लगाना होता था। उसके बाद भी जो दाखिल खारिज का प्रक्रिया इतना आसानी से कार्यालय से नहीं होता था, लेकिन अभी जो दाखिल खारिज का प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो चुका है। जानकारी के अभाव में अभी भी क्या है कि बहुत लोग कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। तो हम आप सभी लोगों को आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें बताना चाहेंगे दाखिल खारिज ऑनलाइन की प्रक्रिया। दाखिल खारिज अब पूरे बिहार में ऑनलाइन हो चुका है। अब क्या है कि अगर आप ज़मीन लेते हैं तो उसके लिए आप अपना केवाला लेके या फिर बंटवारानामा है तो शेड्यूल बना के आपको कर्मचारी या सीईओ ऑफिस में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसका क्या प्रोसेस हो चुका है कि आपने ज़मीन लिया आज की डेट में, तो आपका जो केवाला है वो निकलने में टाइम लगता है 5 दिन 6 दिन। जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो प्रोसेस होता है, निकलने के बाद जो आपके पास केवाला आ जाता है तो आप क्या कीजिए कि आपको कहीं नहीं जाना है। आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके पास मोबाइल स्मार्टफोन है, तो आपका जो केवाला है, ठीक है, आपका जो केवाला है वो सारा जो पेपर है उसको स्कैन करना है। उसके साथ में जो दस्तावेज़ आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा दस्तावेज़ आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। केवाला हो गया फर्स्ट, केवाला का छाया प्रति। दूसरा हो गया कि आपने जिनसे ज़मीन लिया है उनका रसीद चाहिए होता है ना। उसके लिए आपको विक्रेता का रसीद, जिस टाइम आप ज़मीन लेते हैं विक्रेता से, उस टाइम आपको ये काम बहुत ही ज़रूरी है कि जिस टाइम आप ज़मीन लेते हैं विक्रेता से, जो आपके पास ज़मीन बेचा है, तो उसका रसीद ले लीजिए आप। और रसीद भी लीजिए तो उनसे रसीद ये नहीं कि वो 1985 में कटवाए हैं या 2000 में कटवाए, ऐसा नहीं। जो अप टू डेट रसीद हुआ है 21-22 तक कटा हुआ है, वही रसीद आपको लेना है। उससे ये होता है कि आपको रसीद दिखा दिए वो कि 85-86 तक कटवा लिए हैं वो, हो सकता है उसके बाद वो ज़मीन बेचे होंगे, है ना, और आपको 1985 या 86 का रसीद आपको दे दिए वो। तो उससे क्या होता है, ज़मीन जिनसे आप लिए उससे क्लियर नहीं हो पाता है कि उनके जवाबबंदी में कितना ज़मीन बचा हुआ है। उसके लिए आपको विक्रेता का जो रसीद है उसका अप टू डेट 21-22 तक रसीद कटा होना चाहिए। उससे ये पता चल जाता है कि वर्तमान में इस जवाबबंदी पर इतना ज़मीन बचा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे केवाला के साथ में विक्रेता का रसीद। उसके बाद अगर जो बेचने वाले स्वयं हैं, जैसे कि मेरे नाम से ज़मीन है और हमने ही बेचा है, तो उसमें वंशावली की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज़मीन हमने लिखा है और ज़मीन मेरे बाबा के नाम से है, दादाजी के नाम से है, तो उसमें वंशावली की आवश्यकता होती है। तो आप सरपंच, आपके जो सरपंच हैं आपके पंचायत के, उनसे भी आप वंशावली बनवा सकते हैं, ठीक है। तो केवाला, वंशावली, रसीद, आधार कार्ड अगर आपका है तो आधार कार्ड भी लगा दीजिए। वो सारी चीज़ आपको मोबाइल से स्कैन कर लेना है और PDF उसका बना लेना है। PDF का जो साइज़ होना चाहिए 2 MB से कम, क्योंकि जब आप अपलोड कीजिएगा तो 2 MB से ज़्यादा अगर होगा साइज़ उसका तो अपलोड नहीं लेगा। तो 2 MB से कम होना चाहिए, वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, ऑनलाइन वो सारा रहता है, ठीक है। अब क्या है कि सारा कागज़ आपने स्कैन कर लिया है। अब ऑनलाइन का जो साइट है वो आप लिख भी सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे www.
lrc.bih.nic.in, ये आपका साइट है। साइट खोलने के बाद आपका ऑप्शन आएगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, उसका 2 प्रोसेस होता है। एक तो अंचल कार्यालय में भी आप जाके करवा सकते हैं, ठीक है, तो उसका ऑफिशियल लॉगिन होता है। एक ऑप्शन होता है कि आप बाहर से आप कर सकते हैं, उसी में दिया हुआ रहता है कि आप बाहर से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मीन ये होता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जो LRC का साइट है ना, उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसी ईमेल आईडी से आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा, जो आपका ईमेल आईडी होता है। उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन में आपका जो भी ईमेल आईडी वो डालना है। उसके बाद पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, पासवर्ड डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा आप। फर्स्ट जो इसका स्टेप है, फर्स्ट में आपका आवेदक का नाम। आवेदक का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से है, ठीक है, और आवेदक के नाम में हम अपना नाम डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि जो क्रेता है, जो केवाला में क्रेता का नाम लिखा हुआ है, उसके नाम से ही होना चाहिए। तो आवेदक के नाम में जो क्रेता है ना, केवाला में लिखा रहता है क्रेता का नाम, वो डालना है। उसके बाद उसमें क्रेता का नाम आता है। उसके बाद क्रेता के पिता हैं या पति हैं, ठीक है, सोनी कुमारी नाम है क्रेता का नाम, जो ज़मीन लिए हैं। तो उनका जो संबंध स्थापित हो रहा है ना, कमलेश कुमार, ठीक है। सोनी कुमार कमलेश मिश्रा के बीच में क्या संबंध है, पति है, पिता है, तो उसमें दिया हुआ ऑप्शन संबंध स्थापित करें, तो संबंध क्या है तो वो डालना है उसमें। उसके बाद आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप एड्रेस डालिएगा उसमें। उसके बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, राज्य, ज़िला, पिन कोड, वो सारा चीज़ आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट में जाने के बाद पूछाएगा आपसे कि आपका जो केवाला का डीड नंबर क्या है ना, केवाला का डीड नंबर क्या है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, ये मेरा ही केवाला है, ठीक है, ये केवाला मेरा ही है। इस केवाला में डीड नंबर लिखा रहता है ना, डीड नंबर लिखा होगा या फिर दस्तावेज संख्या लिखा होगा। दस्तावेज संख्या इसका 123 है, इसका 123 दस्तावेज संख्या है, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज संख्या के बाद दिनांक पूछता है। जिस दिन आपका ज़मीन रजिस्ट्री हुआ था, वो दिनांक जो आपका केवाला है, डीड है, उसमें लिखा रहता है, वो डालना है, ठीक है। उसके बाद ज़मीन का वैल्यू क्या है आपका, जो आपने ज़मीन खरीद किया है उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने कहाँ से जो रजिस्ट्री करवाया है, किस कार्यालय से करवाया है, तो निबंधन कार्यालय जहाँ भी आपका औरंगाबाद है, सिवान है, पटना है, जो भी आपका निबंधन कार्यालय है वो डालना पड़ेगा। नेक्स्ट कीजिएगा। वो प्रोसेस पूरा होने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा, तो उसमें क्या होता है कि क्रेता का नाम, जिसके नाम से ज़मीन खरीद की गई है, वो डालना है उसमें। क्रेता का नाम, क्रेता के पिता का नाम या पति का नाम या जो भी है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसकी जाति क्या है, जाति का भी ऑप्शन आता है, जाति सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर एड्रेस पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा, वो डाल के आप नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर आएगा विक्रेता का नाम, जो ज़मीन बिक्री किया है, वो फर्स्ट में जो केवाला का जो फर्स्ट पेज है वो उसी में लिखा रहता है विक्रेता का नाम, है ना। तो विक्रेता का नाम डालना है। संबंध क्या है, पिता है या पति हैं, जो भी हैं वो संबंध स्थापित कर देना है लिख के। उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस क्या है वो डाल देना है। फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा किस अंचल का ज़मीन है, जैसे कि हमारा शेखपुरा ज़िला है, ठीक है, या फिर हमारा बिहार शरीफ ज़िला है, या फिर हमारा जमुई ज़िला है, तो शेखपुरा ज़िला है। शेखपुरा ज़िला में ज़िला का नाम पूछेगा पहले, उसके बाद अंचल का नाम, किस अंचल में ज़मीन है आपका, है ना, अंचल आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर किस पंचायत में है,
है ना। अंचल में बहुत सारे पंचायत होते हैं ना, 10 पंचायत है, किसी में 5 पंचायत है, तो किस पंचायत में आपका ज़मीन है, पंचायत का नाम डालना है। पंचायत के नाम बाद मौजा पूछेगा, हर एक पंचायत में 5 मौजा 2 मौजा ऐसे ही होता है, तो उसमें मौजा फिर सिलेक्ट करना है। मौजा मतलब कि राजस्व ग्राम कहते हैं उसको, राजस्व ग्राम कहते हैं, जो हमारा ऑफिशियल भाषा है उसमें राजस्व ग्राम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऑप्शन आएगा खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी। अब केवाला में अगर 2 प्लॉट है, 1 प्लॉट है, तो उसमें एक ही लाइन में डाल देना है खाता, खेसरा, रकबा। खाता जैसे कि 54 लिखा हुआ है, हमारा जो केवाला 54, खेसरा 55, रकबा 1.3.4, तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा 1.75, मतलब कि 2.25 डिसमिल ज़मीन है। उसके बाद चौहद्दी भी लिखा रहता है, केवाला में ही चौहद्दी लिखा रहता है, तो उसमें आप फिर आप चौहद्दी डाल दीजिएगा। 2 प्लॉट है तो फिर ऐड मोर कीजिएगा, उसी में ऑप्शन रहता है, ऐड मोर कीजिएगा तो एक और लाइनिंग आ जाएगा। फिर उसमें 2 प्लॉट है, उसके लिए कह रहा हूँ मैं, 2 प्लॉट या 3 प्लॉट 4 प्लॉट जो भी है, जितना भी प्लॉट रहेगा उसी प्रक्रिया में करना है, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ये डाल देना है उसमें। उसके बाद फिर आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कागज़ स्कैन करके डालते हैं, है ना, वो सब आप PDF बना के रखिएगा, 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपलोड कीजिएगा, अपलोड के बाद फिर नेक्स्ट कीजिएगा, आपका रिसीविंग आ जाएगा। रिसीविंग में आपका केस नंबर लिखा रहता है 1755 21/22, जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है 21/22 1755, जो भी रहेगा सीरियल नंबर, वैसा आपका केस नंबर रिसीविंग पे आ जाएगा। रिसीविंग निकाल के वो अपने पास रखना है, मोबाइल में सेव कर लीजिए PDF बना के, या फिर केस नंबर आप याद रखिए। उसके बाद उसी साइट पर, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उसी साइट पर आवेदन की स्थिति देखें, है ना। आपने ऑनलाइन कर दिया, रिसीविंग ले लिया, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ना कर्मचारी के पास जाना है, ना कार्यालय जाना है, ना कहीं नहीं जाना है। आपको बस आवेदन की जो स्थिति है ना, उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो केस नंबर पूछिएगा, तो केस नंबर जो हमारा 17,555 है, 1754 है, जो भी है वो डालिएगा, तो वो आपको बता देगा पेंडिंग एट कर्मचारी, पेंडिंग एट CO, पेंडिंग एट ऑपरेटर, जो भी रहेगा, है ना, वो बता देगा आपको। पेंडिंग एट कर्मचारी है तो आपका जो केवाला है वो कर्मचारी के पास पेंडिंग है, ठीक है। अगर आपको बता दिया कि पेंडिंग एट CI, तो जो सर्कल इंस्पेक्टर होते हैं उनके पास पेंडिंग है ना। कर्मचारी अपना जो जांच प्रतिवेदन है वो कर दिया है ना। अब जो केवाला आपका है वो CI के पास है, ठीक है। फिर आपने चेक किया कि पेंडिंग एट CO, मतलब कि CI भी अपना जांच प्रतिवेदन करके CO के पास, जो सर्कल ऑफिसर है उनके पास भेज दिया है, ठीक है। CO के पास दिखा दिया। उसके बाद आपको फिर चेक करना है 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, जो भी उसका प्रक्रिया होता है, जो भी ऑफिस का अपना नियम होता है उसके हिसाब से, है ना। बस आपको चेक करना है। अगर आपको चेक करते टाइम ये दिखा दे पेंडिंग एट, मतलब कि केवल आपको दिखा दिया कि ऑब्जेक्शन में है ना, तो ऑब्जेक्शन में है तो ऑब्जेक्शन आपको देख लेना है कि कर्मचारी या CEO या CI ने क्या ऑब्जेक्शन लगाया है ना। आपसे कोई कागज़ का मांग किया गया है, या कुछ ऐसा चीज़ जो आपने अपलोड नहीं किया है, छोड़ दिए हैं, या फिर जो भी ऑब्जेक्शन वो जो वहाँ के पदाधिकारी होते हैं वो लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्शन भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो केवाला है उसमें क्या ऑब्जेक्शन लगाया गया है ना। आपसे उसमें लिख दिया कि दाखिल खारिज से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया, या फिर वंशावली उपलब्ध नहीं कराया गया, तो आप उस कागज़ को लेके आप कार्यालय में जमा कर सकते हैं। लेकिन बार बार आपको चक्कर नहीं लगाना है, आपको बस स्टेटस देखना है ना। और ऑब्जेक्शन में लगा है तो उसका कारण क्या है, ये सब चीज़ देखना है। तो ये मैंने आपको बताया दाखिल खारिज का प्रोसेस, और हम आशा करते हैं कि हमने जो बताया आपको ये प्रोसेस आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ज़मीनी संबंधित और भी सारी जानकारियाँ आपको हम इसी तरह देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे LPC के बारे में, जो हमारा लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में बताएंगे, और भी जो जानकारियाँ होंगी ज़मीनी संबंधित वो मैं आपको अगला जो वीडियो है उसमें आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को
शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।